ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे हम 8th क्लास के बच्चों के साथ जुड़ चुके हैं एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं उर्दू का पेपर। ऑलरेडी हम पहले मैथमेटिक्स के डिटेल में क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं एंड इन अ सिमिलर वे हम इंग्लिश का जो पेपर है वो भी डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम फॉर उर्दू। ये है आपका उर्दू का पेपर, आपकी स्क्रीन पे हो रहा है डिस्प्ले। लेट्स सी इट। देखिए, इसमें है आपके T2 के होते हैं 40 मार्क्स, राइट। एंड मिनट्स बिफोर मुझे कोई कमेंट कर रहा था एंड वो पूछ रहा था, सर हमारा सिलेबस रिलीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। बेटे एक्चुअली ऑलरेडी सिलेबस जो है पहले से रिलीज है। जस्ट ये जो है इस बार मॉडल पेपर उन्होंने दिखाया है कि मॉडल पेपर कैसे आएंगे। जो आपका सिलेबस है ऑलरेडी जो पहले दिया हुआ सिलेबस है वही सिलेबस है। और मैंने उस बच्चे की शायद कमेंट के अंदर नीचे मैंने उसको जो है मैसेज भी रिप्लाई बैक किया है कि वो अपना सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मुझे याद रहा तो बाद में उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, आप कमेंट्स में ढूंढेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको जो आपका सिलेबस है उसका लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सिलेबस ऑलरेडी आपका पुराना है, जस्ट आपका ये जो पेपर है ये कैसा होगा, इसका पैटर्न कैसा होगा, ये वाली चीज़ यहाँ पे चेंज हुई है। T2 एज यूजुअल इसके 40 नंबर्स हुआ करते थे, ठीक है ना। आपका 8th क्लास का ब्रेकअप आई एम श्योर आपको पता होगा, U1 U2 T1 T2 इस तरह से होता है। एंड ये जो T2 है आपका टर्म सेकंड, इसके हैं आपको 40 मार्क्स, 2.5 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसके अंदर जो है उर्दू का पेपर हमने ये पेपर कैसा होगा ये तो डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आप क्लास 8th के अंदर पढ़ते हैं तो जस्ट आपको क्या करना है, हमारे चैनल पे जाना है, इस सबक के चैनल पे, एंड देयर यू विल फाइंड प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट करके एक टैब आती है, जब आप उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे क्लास 8th नामी से हमने ऑलरेडी एक जो है प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे दूसरी वीडियो जो हमने इस मॉडल पेपर के डिस्कशंस में डाले हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, ये है आपका हिस्सा अव्वल जिसको हम कहते हैं सेक्शन ए। ये है उर्दू का सेक्शन ए के अंदर आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं 5-5 मार्क्स के, ठीक है, जिसके अंदर 2 पहले पैराग्राफ होते हैं। तो ये है आपका पहला पैराग्राफ। आपका पहला जो पैराग्राफ होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं इक्तबास, ठीक है ना। तो एक होता है आपका दरसी इक्तबास, दैट मीन्स आपकी किताब से लिया गया इक्तबास होता है आपका, और दूसरा जो आपका इक्तबास होता है वो होता है अनसीन, ठीक है ना, गैर दरसी, जो आपकी किताब के अंदर नहीं होता। जहाँ पे पहला इक्तबास आपका दरसी है, तो यहाँ पे है ये सवाल नंबर 1 है आपका, दर्जा झेल दरसी इक्तबास को गौर से पढ़ने के बाद सवालात के सही जवाब लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा ये फॉर एग्जांपल आंसर बुक है, तो आंसर बुक के अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं सवाल नंबर, एंड सवाल नंबर आपका जहाँ पे 1 है, तो 1 के नीचे जो है आप देखेंगे आपको कौन से पार्ट का आंसर लिखना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। ज़रा आप अपने आसपास के माहौल पर नज़र डालें, चारों तरफ किसी न किसी किस्म की आलूदगी है, गली कोचे मुख्तलिफ किस्म की गंदगी से भरे पड़े हैं, मोटर गाड़ियों, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर देती है, कारखानों से बह कर आने वाला कीमियाई मादा पानी के साथ मिलकर पानी में रहने वाली महलूक पर बहुत असर डालता है, दरियाओं, झीलों और नदी नालों का गला घोंटा जा रहा है, ये दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई आलूदगी की एक बुनियादी वजह बढ़ती हुई आबादी है, ठीक है, बढ़ती हुई आबादी है। बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतें को पूरा करने के लिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। आप अपने गांव में आगाही प्रोग्राम के ज़रिए इस आलूदगी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। आज ये आपकी किताब का इक्तबास है जो हमने पढ़ा, एंड बाकी जो नीचे इसके दिए हुए 5 सवाल हैं, हर सवाल का जो है 1 जो है नंबर आपको मिलता है। तो मैं लिखूंगा सवाल नंबर 1 और यहाँ पे हमारा होगा पार्ट 1, ठीक है ना, या पार्ट अलिफ, ठीक है, पार्ट 1 है और इसका मुझे जवाब लिखना है। तो मैं इस तरह से करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ जवाब, ठीक है, और इस तरह से मैंने किया, मैंने इसको मारी लाइन, एंड यहाँ पे इस जिसके अंदर मैंने लिखा सवाल नंबर 1,
ठीक है। इसके नीचे इस लाइन को मैंने छोड़ दिया, फिर फर्स्ट लिखा मैंने, इस लाइन को छोड़ दिया, फिर मैं अब इसका जवाब लिखूंगा। चलिए, हमारे आसपास चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म की डैश डैश है। हमारे आसपास चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म की डैश डैश है। जानवर, आलूदगी, खेत, पहाड़। ठीक है ना। तो चलिए, हमारे आसपास चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म की, तो यही मुझे जो है ऊपर मिलाना है एंड देखना है जहाँ पे क्या आता है। तो चलिए मैं देखता हूँ कहाँ पे है। जहाँ पे जब मैं इसको पढ़ना शुरू करूँगा, हमारे आसपास पर नज़र डालें तो चारों तरफ किसी न किसी किस्म की डैश डैश है। क्या है? आलूदगी है। ठीक है ना। अब चलिए, यहाँ पे तो मुझे जो है समझ आ रहा है क्वेश्चन का क्या मतलब है, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट हमारे आसपास चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म की, देखिए जहाँ है ना मुख्तलिफ किस्म की, तो आप इससे जोड़ के जो है यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि क्या है? आलूदगी। आलूदगी। ठीक है ना। तो पार्ट सेकंड इसमें आएगा, सेकंड आपका पार्ट आएगा इसमें जवाब के अंदर, आलूदगी। तो चलिए मैं लिखूंगा इसको, कैसे लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे जवाब मेरा क्या है? सेकंड एंड, और साथ में मुझे ये लिखना नहीं भूलना है, आलूदगी। ठीक है, आलूदगी। चलिए, पार्ट मेरा सेकंड है। ठीक है ना। ये आगे दिया हुआ है कि ये सवाल देने का क्या मकसद था। ठीक है। दो आपको जो है इसको जो है इस पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है, आमोज़शी, महासल या सालियत। इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर जस्ट जो है एग्जामिनर ने ये चीज़ लिखी हुई है कि ये जो इसने सवाल डाला है, इस सवाल पहला, जो पार्ट पहला है, इसके डालने का इसका क्या मकसद है, वही चीज़ जो है इसने जहाँ पे बयान कर दी है। चलिए, हमारा है पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है। क्या है? मोटर गाड़ियों, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं डैश डैश को आलूदा कर देती है। चलिए, आसमान, जमीन, फजा, पानी। ठीक है ना। अब इनमें से ढूंढना है हमें, ये क्या आ सकता है मेरा? मोटर, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को। ठीक है, मैं ऊपर पैराग्राफ में जाता हूं। चलिए, मोटर, तो चलिए कहां पे है मेरा? ये है। अब मैं पैराग्राफ ऐसे 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 पढ़ता पढ़ता आ रहा हूं। मैं मोटर गाड़ियों, कारखानों ढूंढ रहा हूं। ये मुझे मिला, मोटर गाड़ियों, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं डैश डैश को आलूदा कर देती है। किसको? फिजा। तो ठीक है, यही वाला जो है इसमें मिसिंग था। चलिए जरा मैं इसको ऊपर लेता हूं, आप देखिए इसको गौर से, जस्ट क्योंकि आई एम श्योर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ ही नहीं आता होगा। तो इस तरह से जो है, अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा, जस्ट आपको जो है यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। गिव अप का मतलब है यहाँ पे आपको हार नहीं माननी, बट इंस्टेड आपको ढूंढना है कि किस तरह से आप इसका आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि पैराग्राफ जितने भी होते हैं बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो जो आपका नया पैटर्न आया है ये बहुत इजी है बेटा, बट द थिंग इज दैट कि आपको जो है ट्रिक्स सीखनी होगी, इन पे काम करना होगा, देन आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। चलिए, मोटर गाड़ियों, देखो मोटर गाड़ियों, कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये वाली लाइन मैंने इसके साथ मिलाई। हालांकि जो ऊपर वाली लाइन थी ना, ये वाली लाइन इस वाले में पूरी नहीं मिल रही थी, तो जस्ट मैंने देखा जहां से मिल रही क्या, वहीं का आगे का मैंने वर्ड लिखा। तो जहां से मिल रही थी मैंने जहां से आगे का वर्ड लिखा, बट यहाँ पे लगभग पूरी ही लाइन मिल रही है। ठीक है ना। कभी पूरी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। जब पूरी नहीं मिल रही तो मुमकिन है कि ये वाला जो जहां से आगे का हिस्सा होता है, ये आपके जो है ऊपर पैराग्राफ में कहीं पे मिले, जहां पे मिले वहां से आपको इसको उठा देना है। तो क्या है हमारा? फिजा। तो हमारा फिजा का कौन सा पार्ट है? पार्ट इसका है थर्ड। ठीक है ना, ये वाला। तो चलिए मैं लिखूंगा अपना जो है दूसरा, इस तरह है दूसरा लिखा हुआ। ठीक है ना। तो मैंने लिखा जवाब, एंड जवाब मेरा है इसका थर्ड पार्ट। ठीक है ना। और उसके बाद मुझे लिखना है क्या है उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है फिजा। ठीक है। तो ये वाला था, थर्ड के बाद लिखा था फिजा, तो मैंने फिजा लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किसका गला दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है? किसका गला दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट नंबर थर्ड है, किसका गला दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है? दरिया और झील, आसमान, ठीक है ना, चांद, जमीन।
देखिए अगर आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे भी ना, तो जिस तरह चांद आपको उधर पैराग्राफ के अंदर कहीं पे है ही नहीं, ठीक है ना, आसमान भी नहीं है, दरिया और झील और ज़मीन है, तो आप देखेंगे शायद ज़मीन भी नहीं है, दरिया और झील है, लेकिन हमें तो इस तरह पता चलेगा नहीं किसका गला दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है। तो चलिए मैं देखूंगा कहाँ पे लिखा हुआ था ये है, यहाँ पे है, दरियाओं झीलों और नदी नालों का गला घोंटा जा रहा है, ये दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, इसके करीब, ठीक है ना, हालांकि माना ना भी समझ आ रहा हो, बट इसके करीब आपको क्या दिख रहा है कि दरियाओं झीलों, ठीक है ना, तो ये वाला है, आप इसी को लिखेंगे। राइट, तो क्या है, हमारा पार्ट नंबर 3 है एंड 3 का है पहला। तो चलिए कैसे हम लिखते हैं, ये हमारी आंसर बुक है एग्जाम की, मैं लिखता हूं इसके अंदर, ठीक है ना। एंड आप चाहें तो इसके अंदर भी यहां पे एक लाइन छोड़ के और नीचे सेकंड पार्ट लिखें, ठीक है ना। तो यहां पे मेरा क्या है 3 एंड 3 का मुझे लिखना है जवाब। जवाब क्या है इसका, पहला पार्ट, एंड पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है दरिया और झील, दरिया और झील। तो मैं लिखूंगा यहां पे दरिया, दरिया और झील, ठीक है, दरिया और झील। तो ये हुए हमारे 3 पार्ट, मतलब 3 मार्क्स हमने इस जो पैराग्राफ में से है निकाल लिए हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। मैं आता हूं नीचे एंड यहाँ पे है मेरा पार्ट इसका 4 पार्ट क्या है, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतें को पूरा करने के लिए क्या काटे जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या काटे जा रहे हैं, ज़मीन, बाग, जंगल, दरिया, ठीक है ना। तो मैं पैराग्राफ में जाऊंगा, ठीक है, मैं भी मुझे याद ना रहा हो पैराग्राफ के अंदर क्या क्या था, तो मैं देखूंगा कि जहाँ ये है ना ज़रूरतों को, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल है ना, जंगल वर्ड है तो हम जंगल लिखेंगे। अच्छा मैं इधर क्यों कहाँ कैसे पहुंचाया, जहाँ पे मैंने कैसे ढूंढ लिया, मैंने इस तरह ढूंढ लिया, देखना हमेशा याद रखना, जो पहला सवाल होता है ना, पहला पार्ट होगा वो लगभग ऊपर ऊपर होगा, दूसरा पार्ट होगा वो लगभग उसके नीचे नीचे होगा, तीसरा पार्ट होगा वो लगभग नीचे, जैसे जैसे आगे आगे पार्ट बढ़ते हैं सवाल के तो वो नीचे नीचे आता जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे मैं भी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक, तो जहाँ पे हमें फिर ढूंढना है बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतें, मैं जहाँ से इस तरह ढूंढता जाऊँगा, जहाँ पे मुझे मिला, हाँ ये इससे मिल रहा है। तो मैंने देखा कि ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतें, ये वाली लाइन मुझे वहाँ पे मिली, उसके आगे लिखा था जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ज़मीन बाग तो था नहीं, जंगल इसमें है, तो जंगल है किसका, 4th पार्ट का। चलिए तो मेरा है यहाँ पे 4 का जवाब है, उस लाइन को मैंने छोड़ दिया एंड यहाँ पे लिखा मैंने जवाब। मेरा कौन सा पार्ट है, 4th, एंड 4th पार्ट का क्या है, जंगल, ठीक है। तो मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट पे, यह है एक्चुअल में 5th पार्ट, ठीक है ना, 4 हो गए ऊपर, तो यह है 5th। आप अपने गांव में किस तरह आलूदगी को कम कर सकते हैं, आप अपने गांव में किस तरह आलूदगी को कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने खुद से जवाब यहाँ पे नहीं लिखना, जमीन खोदने से, आगाही प्रोग्राम से, पेड़ काटने से, लड़ाई और झगड़ों से, तो हमें ये देखना है ये लाइन किस जगह पे है, आप अपने गांव में किस तरह आलूदगी को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आऊंगा, तो मैंने ऊपर से पैराग्राफ ऐसे 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 पढ़ता आया, तो जहाँ पे क्या है, आप अपने गांव में आगाही प्रोग्राम के जरिए से आलूदगी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस लाइन के अंदर मुझे समझ लो, मुझे नहीं पता चलता कि इसको क्या जवाब चाहिए, बट ये लिख रहा है आप अपने गांव में आगाही प्रोग्राम के जरिए आलूदगी को कम कर सकते हैं। देखिए आप अपने गांव में, ये तो है सवाल में, ठीक है ना, और क्या है, आलूदगी को कम कर सकते भी हो, बाकी ये कुछ हद तक ये प्रोग्राम ये वाले नहीं है, तो मैं देखूंगा जहां पे जो है, जहां पे क्या लिखा हुआ है, आगाही प्रोग्राम एंड
उस लाइन को अगर मैं इसके साथ मैच करूं तो जमीन खोदना उस लाइन में नहीं था, आगाही प्रोग्राम उस लाइन में था, पेड़ काटने से जे उस लाइन में नहीं था, लड़ाई और झगड़ों से जे उस लाइन में नहीं था। तो क्या था? आगाही प्रोग्राम से। ठीक है ना। आगाही प्रोग्राम का मतलब होता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब है हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो अगर जंगल काटोगे तो सैलाब आएंगे, जंगल काटोगे तो बारिशें नहीं होंगी। ठीक है ना। जंगल काटोगे तो जो है इसका जो है टेम्परेचर जो है गर्मियों में ज़्यादा गर्मियाँ होंगी। ठीक है। तो आप अपने गांव, उसको कहते हैं आगाही प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम। आप अपने गांव में किस तरह आलूदगी को कम कर सकते हैं आगाही प्रोग्राम से, ऑलरेडी पैराग्राफ के अंदर यही लिखा हुआ है। तो इस हमारे 5 पार्ट का क्या है, सेकंड वाला जो है, तो हमारा ये है 5 का जवाब क्या है हमारे पास? तो बच्चे इसका जवाब है हमारा सेकंड पार्ट क्या है, आगाही प्रोग्राम, आगाही प्रोग्राम। ठीक है। चलिए पहला पैराग्राफ हमारा हो चुका है कंप्लीट, एंड ये हमने जो है कर दिया, ये हमारी किताब में से था। ठीक है ना। तो इसको हमें देखना नहीं, ये हमें जहाँ पे बता रहा है कि ये वाला इसने सवाल क्यों डाला था। चलिए ठीक है। अब हमारा एक और इक़्तिबास है, ये भी 5 नंबर का है। ठीक है ना। हर पार्ट के ऊपर 1 मार्क्स थे। ठीक है ना। हमने 5 अटेम्प्ट किए सही तो हमें 5 मिलेंगे। जहाँ पे है हमारा जो ये इक़्तिबास है, ये वाला हमारी किताब में से नहीं है, ऊपर वाला हमारी किताब में से था, T2 के चैप्टरों में से था। ठीक है ना। ये वाला हमारा किताब में से नहीं है, इसको हमें समझना है और इसको हल करना है। दर्जा झेल गैरदर्शी इबारत को गौर से पढ़ने के बाद सवालात के सही जवाब लिखिए। गैरदर्शी का मतलब होता है कि हमारी किताब में ये नहीं है। गुलमर्ग का असली नाम गोरीमर्ग था। चक खानदान के आखिरी शहंशाह यूसुफ शाह चक ने अपने दौरे हुकूमत में इसका नाम गोरीमर्ग से गुलमर्ग तब्दील कर दिया, जिसके माने फूलों का मैदान है। गुलमर्ग का शुमार कश्मीर के पुरकशिश से तफजा मकामात में होता है। यह हित्ताए कश्मीर के ज़िला बारामूला में वाक़ है। यह श्रीनगर से 57 किलोमीटर दूर है। गुलमर्ग में स्केटिंग, गुल्फ कोर्सेज, गंडोला के अलावा रास्ते में ही सूफी दरवेश हजरत बाबा क़यामुद्दीन रेशी की दरगाह भी देखने को मिलती है। तो चलिए ये था हमारा उर्दू का इक़्तिबास, गुलमर्ग पे है। ठीक है। तो चलिए गुलमर्ग का असली नाम क्या था? गुलरमर्ग, गोरीमर्ग, सर्दमर्ग, रंगीनमर्ग। देखो रंगीनमर्ग तो ऊपर है नहीं, पैराग्राफ में आपने देखा कहीं पे। ये सर्दमर्ग, ये वाला भी इसमें है ही नहीं कहीं पे। गरमर्ग, देखो ये गलरमर्ग और गोरीमर्ग, इसको आपने गौर से देखना है कि ये इसने ठीक लिखा है, ठीक इसमें से कौन सा लिखा है। देखिए गुलमर्ग का असली नाम, ये वाला गुलमर्ग का असली नाम क्या है? गोरीमर्ग था। गुलमर्ग का असली नाम क्या था? गोरीमर्ग। ये वाला इससे मैच कर रहा है, ये गौर से देखेंगे आप तो ये वाला है, ये वाला नहीं है। तो ठीक है, आपका क्या होगा? बे पार्ट। ठीक। तो चलिए यहां पे हम लिखेंगे हमारा सवाल नंबर 2 पार्ट है पहला, और उसका जवाब है दूसरा पार्ट। क्या है हमारा पार्ट? गोरीमर्ग। ठीक है। तो ये है गोरीमर्ग, सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट हम देखते हैं। गुलमर्ग को किस शहंशाह ने गुलमर्ग का नाम दिया? गुलमर्ग को किस शहंशाह ने गुलमर्ग का नाम दिया? चलिए ये वाला जो है हम कहाँ देखेंगे? ये है चक खानदान के आखिरी शहंशाह यूसुफ शाह चक ने अपनी दौरे हुकूमत में इसका नाम गोरीमर्ग से गुलमर्ग तब्दील किया। तो शहंशाह इस सेंटेंस में है, आगे क्या लिखा हुआ है? यूसुफ शाह चक। हम देखते हैं इधर क्या है, गुलाब सिंह, ये है ही नहीं इस पैराग्राफ के अंदर। जहांगीर, ये वाला भी इसके अंदर नहीं है, इस पैराग्राफ पूरे में पढ़े ये वाला वर्ड ही नहीं है। अकबर, ये वाला वर्ड भी इस पैराग्राफ के अंदर नहीं है। यूसुफ शाह चक, ये वाला इधर है, तो ये वाला हमारा आएगा जीम पार्ट। ठीक है ना। 2 का है पार्ट सेकंड जवाब, एंड जवाब हमारा क्या है? जीम पार्ट। जीम पार्ट क्या है?
जिम पार्ट क्या है? यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक। ठीक है, ये वाला है आपका बे, दो नहीं है। ठीक है ना, जिस तरह किताब में इसमें होगा पेपर में वैसे ही आपको लिखना है। जहाँ पे बे पार्ट है गोरीमर्ग, तो जहाँ पे है जिम पार्ट। ठीक है, चलिए अब है आपका तीसरा पार्ट। ठीक, जिस तरह मैं लाइनों में लिखता आ रहा हूं आपको इसी तरह पेपर के अंदर लिखना है। चलिए, थर्ड क्या है? गुलमर्ग कश्मीर के किस जिला में वाक़या है? गुलमर्ग कश्मीर के किस जिला में वाक़या है? तो अगर मैं देखूं जिला किस जगह पे है, ये खिता कश्मीर के जिला, ये वाला है ना, देखो ये वाला है जिला, ये वाला है जिला बारामूला में वाक़या है। तो जहां पे क्या है? श्रीनगर, श्रीनगर ऊपर है ही नहीं पैराग्राफ। अच्छा, श्रीनगर तो पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा श्रीनगर है। ठीक है, श्रीनगर ये लिखा हुआ है ना, श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है, तो मतलब बडगाम तो पैराग्राफ ही के अंदर नहीं है। ठीक है, अब बारामूला, बारामूला इसका है, तो बांडीपोरा तो है ही नहीं। तीन का है हमारा जिम पार्ट, तो तीन का है मेरा जिम पार्ट क्या है? बारामूला, बारामूला। ठीक है, नाउ हमारा फोर्थ पार्ट है, क्या है फोर्थ? गुलमर्ग जाते हुए रास्ते में किस सूफी दरवेश की दरगाह देखने को मिलती है? तो यहां पे देखेंगे गुलमर्ग, गुलमर्ग जाते हुए किस सूफी दरवेश की, हमें लिख दिया क्या है यहाँ पे? दरवेश यहाँ पे है, सूफी दरवेश यहाँ पे है। हालांकि पूरा सेंटेंस नहीं मिल रहा, मगर सूफी दरवेश यहाँ पे आगे क्या लिखा है? हजरत बाबा प्यामुद्दीन रेशी, हजरत बाबा प्यामुद्दीन रेशी है। ठीक है, जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे जो हमें एक नज़र में वैसे आ जाएगा, जहाँ पे मैं बार बार ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि हम किस तरह ढूंढते हैं। गुलमर्ग जाते हुए रास्ते में किस सूफी दरवेश की दरगाह देखने को मिलती है? शेख मोहुद्दीन हमजा, ये था ही नहीं, ये वाला पैराग्राफ में है ही नहीं, ये वाला था ही नहीं, ये वाला पैराग्राफ के अंदर है। तो क्या है इसका? चार का अलिफ पार्ट। तो हमारा चार है, इसका जवाब है, इसका जवाब क्या है? अलिफ। जिस तरह पेपर के अंदर लिखा होता है पार्ट, आपने उसी तरह से लिखना है। क्या लिखा है उसके सामने? बाबा प्यामुद्दीन रेशी, बाबा प्यामुद्दीन रेशी, रेशी रहमतुल्लाह। ठीक है ना, तो ये वाला लिखा हुआ है। ये इस वक्त जो है स्क्रीन अच्छे से नहीं लिख रही, बट आपको इस तरह से गंदा गंदा नहीं लिखना पेपर के अंदर। चलिए, फिफ्थ हमारा क्या है? गुलमर्ग के माने क्या हैं? गुलमर्ग के माने क्या है? फूलों का दरिया, फूलों का मैदान, फूलों का आसमान, फूलों का पहाड़। ठीक है, गुलमर्ग के माने क्या है? हम इसको पैराग्राफ में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये जितने भी पैराग्राफ के नीचे सवाल होते हैं इनका जवाब पैराग्राफ के अंदर। तो गुलमर्ग के माने हमें वो देखना है, वो कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे देखो, जहाँ पे लिखा है गुलमर्ग, गुलमर्ग तब्दील करके ये है ना माने, गुलमर्ग के माने क्या है? क्या लिखा है जहाँ पे? फूलों का मैदान। तो फूलों का मैदान जो है इसका होगा हमारा आंसर। तो कहाँ है फूलों का मैदान? आएंगे हम नीचे, यहाँ पे है फूलों का मैदान, बे पार्ट है, तो पाँच का है बे पार्ट। तो हमारा है ये पाँच, तो इसका है बेटा जवाब, एंड जवाब है इसका जहाँ पे आपका बे पार्ट। क्या लिखा हुआ है? फूलों, फूलों का मैदान। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए। इस तरह इसका एक मार्क्स मिलेगा आपको, इसका एक मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जिस तरह मैंने लिखा, ऐसा नहीं करना कि आपने बस बे लिख के छोड़ दिया। ठीक है ना, उसके आगे बे के आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, तो आपने वो पूरा लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि कभी गलत भी हो जाता है, इसलिए आपने इंश्योर करना है इस तरह आपको पूरा मार्क्स जो आपको मिल रहा है वो आपका ज़ाया ना हो। तो तीसरा हमारा जो सवाल होता है वो भी 5 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो तीसरा आपका सवाल जो है 5 मार्क्स का है। तो इसको हम जो है, ये एक्चुअल में क्या है आपका? ये एक्चुअल में आपकी नज़म है। ठीक है ना, दर्जा झेल मिसरों पर गौर करके
खाली जगहों को पुर कीजिए। ठीक है ना, जहाँ पे ये मिसरे दिए हुए हैं, ठीक है ना, एक किसी नज़म के, एंड यहाँ पे जो है नीचे इसका पैराग्राफ दिया हुआ है। यह भी बहुत ईजी है। उर्दू का पेपर तो मैं कहूँगा कि बहुत ईजी है आपका, जस्ट मगर आपको सीखना है कैसे करते हैं। दर्जा झेल, दर्जा झेल का मतलब होता है नीचे दिए गया। मिसरों पर, मिसरे होते हैं ये वाले, ठीक है ना, शेर के। मिसरों पर गौर करके खाली जगहों को पुर कीजिए। इनको पढ़ना है और खाली जगह इसी में से दी गई होंगी तो हमें पुर करनी है। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। वो चिड़िया, वो तोता, वो मीना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज उसके पहाड़ों, पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो चलिए, ये वाली थी हमारी नज़म। इसका क्या मतलब होता है हम ऑलरेडी क्लासेस के अंदर सीख चुके हैं, ठीक है ना, वो पढ़ चुके हैं हम क्लास के अंदर। बट जहाँ पे जो है आपको जब ये देखना है कि कैसे सवाल करना है, तो हमारा जहाँ पे क्या है बेटा, देखिए अब ये वाला पेज है ना, देखो इस पेज पे थोड़ी सी गैप बची हुई है, जहाँ पे बचा हुआ है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैंने प्रिंटिंग चार्ज दिखा है, मैं नए पेज पे आऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है साफ साफ भी रहेगा आपका, ठीक। एक ही पेज पे जो है आपने जो है जगह दूर दूर लिखना है, ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूँ दूर दूर आपने लिखना है। तो वहां पे थोड़ा पेज बचा हुआ था, लेकिन मैंने कभी भी नीचे सवाल मत लिखो, आधे पेज के नीचे सवाल नया मत शुरू करो, उसको नए पेज पे ले जाओ। चलिए, ये है आपका सवाल नंबर कौन सा है आपका, सवाल नंबर 3, ठीक है। 3 का है पहला पार्ट, एंड इसका हमें लिखना है जवाब। चलिए, क्या है, वो चिड़िया इस तरकीब में वो क्या है, इस तरकीब में वो क्या है, इसम है, अच्छा ठीक है, इसम है, इसमें इशारा है, फेल है, फाइल है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाले जो है ये ऑलरेडी जो है आई एम श्योर आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा। फाइल होता है जो काम करता है, फेल होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, मतलब जो जो जिस पे काम किया जाता है। इसम होता है नाम, इसम होता है नाम, जिस तरह किसी का नाम सादिक है, ये इसम है। किसी का नाम कोई भी नाम हो, हम नाम को कहते इसम, ठीक है ना। इसमें इशारा, इसमें इशारा का वो मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सादिक, सादिक की तरफ अगर हम इशारा करके बोले कि वो इधर बैठा है, वो का मतलब मेरा क्या हुआ, वो का मेरा मतलब है कि सादिक, तो इसको हम कहेंगे इसमें इशारा, ठीक है ना। तो ये वो चिड़िया इस तरकीब में वो क्या है, वो है इसमें इशारा, ठीक है ना। तो फेल, फाइल, इसम, ये चीजें हमने पढ़ी हैं। तो इसमें इशारा कौन सा है हमारा, सेकंड पार्ट, मतलब पार्ट फर्स्ट का सेकंड जो है हमारा जवाब है। तो दूसरा हमारा जवाब है क्या है, इसमें इशारा, इशारा, ठीक है। चलिए, दूसरा है हमारा, दूसरा पार्ट है, चलिए क्या है दूसरा पार्ट, नज़म मेरा वतन डैश डैश की तहलीक है। जो नज़म है मेरा वतन, ये डैश डैश की तख्लीक है, किसने लिखी है ये नज़म, ठीक है। निसार अंसारी, शफीउद्दीन, शफीउद्दीन नीर, ठीक है ना। इन दो में से किसने लिखी है। तो जब हमारी जो नज़म है मेरा वतन, उसके नीचे जो है आपको मिलेगा, जब आप किताब ओपन करते हैं, जब आप नज़म शुरू ही करते हैं, तो कौन सा सबक किसने लिखा है उसका नीचे आपको दिखता है क्लियरली राइटर का नाम, ठीक है ना। तो यहां पे एक मिनट,
वेट वेट विल 1 मिनट। तो वेल कहाँ थे हम? अ, अच्छा, सेकंड पार्ट। नज़्म मेरा वतन डैश डैश की तहलीक है। तो मैं क्या तो जो हमारी बुक होती है, बुक के जो हाँ लिखा होता है मेरा वतन, उसके सामने लिखा होता है कि ये किसने लिखी है, ठीक है ना। तो जहाँ पे हमारा क्या है सेकंड, इसका हम जवाब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये लिखी है शफीउद्दीन नीर ने, ठीक है, शफीउद्दीन नीर। चलिए ऐसे करेंगे, शफीउद्दीन नीर, ठीक है ना, ये इसने लिखी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लफ्ज़ मोर का हम काफिया अल्फाज लिखिए। चलिए हम काफिया क्या होता है, तो हम काफिया देखते हैं। देखिए जब शेर लिखा जाता है ना, शेर के अंदर देखिए ये लास्ट पे क्या लिखा है, बन, नीचे क्या लिखा है, वतन। बन वतन आपस में जब हम राइम करते हैं लफ्जों में मिलते हैं कुछ के नहीं मिलते, बन वतन, ठीक है ना। तो हम कहेंगे जहां पे बन का हम काफिया क्या है, वतन है, ठीक है ना। इस तरह और देखेंगे हम ये वाला, जिस तरह ये क्या है, जोर, जोर का हम काफिया जहां पे क्या है, शोर, तो जोर का हम काफिया है शोर। इस तरह इसने किसका पूछा, इसने पूछा है मोर, मोर का हम काफिया क्या है, मोर का हम काफिया है चकोर। ये लास्ट का वर्ड होता है, किसी जो मिसरा होता है हमारा, उसके लास्ट के लफ्ज जो दूसरे मिसरे के लास्ट के लफ्ज के साथ होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका क्या है हमारा लफ्ज मोर का हम काफिया अल्फाज लिखिए। तो हमारा है ये कौन सा पार्ट है, ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड है हमारा, इसका हमें लिखना है जवाब। जवाब क्या आएगा, चकोर, चकोर और, ठीक है, बस इतना लिखेंगे। या इसके बाद अगर आप लिखे चकोर लफ्ज मोर का हम काफिया, काफिया, ठीक। चलिए इन मिसरों में कितने परिंदों का जिक्र है, कितने परिंदों का जिक्र है यहाँ पे। चलिए इनको हम देखेंगे, हमारे इधर किस किस परिंदे हैं। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, इसके अंदर कोई परिंदा नहीं है। वो चिड़िया, वो तोता, वो मीना, वो मोर। वो चिड़िया 1, वो तोता 2, तोता 2, मीना 3, मोर 4। वो कोयल, कोयल होगी 5, बुलबुल होगी 6, कमरी होगी 7, चकोर होगी 8, ठीक है ना। वो झीलों की लहरें, वो दरिया का शोर, इसमें कुछ नहीं है। वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, इसमें भी कुछ नहीं है। वो सरसब्ज पहाड़ और वन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, इनमें कोई नहीं है। तो यहाँ पे कितने हमारे परिंदे हैं, 8। तो हम लिखेंगे 4 का जवाब क्या है, जवाब क्या है, इन मिसरों में, इन मिसरों में, मिसरों में 8, ठीक है, 8। 8 को फिर आप इस तरह से भी लिखेंगे, इस तरह से 8 या दूसरे वाला 8, ठीक है ना, या इस तरह से वाला 8 लिखा आपने, ताकि उसको पता चले आपने 8 लिखा है। 8 इस तरह लिखोगे और इसको इस तरह बक्स में बताओगे, क्योंकि ज़रूरी यही है ना, यहाँ पे चकोर जिस तरह ज़रूरी है, चकोर को इसकी तरफ बक्स में रखा, ठीक है ना। इन मिसरों में 8 परिंदों, परिंदों का जिक्र हुआ है। चलिए बन का मुतरादिफ है डैश डैश, बन का मुतरादिफ, बन किसको कहते हैं हम, जंगल को। तो बन का मुतरादिफ कौन होगा, जंगल, ठीक है ना, जंगल। बन का मुतरादिफ है 5 का क्या है, 5 का है 5, 5 का जवाब क्या है, 5 का जवाब है हमारे पास जंगल, ठीक है। 5 का मुतरादिफ है जंगल। तो ये हुआ हमारा, हमारे 15 मार्क्स यहाँ पे हुए कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा हैसा दून। इसको हम करते हैं ब्रेक करके वीडियो, तो फिर करते हैं।